आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव अपडेट लेके आपके सामने हाजिर। और लाइव अपडेट में जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र रखती है, हालात वाक़ात पर सियासत भी आई जाती है, उस पर भी बात होती है। और नाज़रीन, आज हम सबसे पहले हालात पर ही नज़र डालेंगे, क्योंकि कल रात को सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया कि अगले 2 दिनों के लिए 48 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज रहेगा। और यूं आज वादी कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज रहा। सुबह सुबह जिसने भी घर से निकलने की कोशिश की उसको वापस मोड़ा गया और फोर्सेस की अच्छी खासी तादाद भी शहर में लगाई गई थी। गली नुक्कड़ पे फोर्सेस के लोग खड़ा थे और शहर श्रीनगर की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर नाके खड़े किए गए थे। शहर की सूरत हाल कुछ इसी तरह की थी। गाँव देहात से भी यही खबर, और ये खबर वादी कश्मीर की हर तरफ से, हर ज़िले से, हर इलाके से, हर कस्बे से कि आज कर्फ्यू, और इस कर्फ्यू में किसी को चलने की इजाज़त नहीं। ये कोविड कर्फ्यू नहीं था, ये आज सियासी कर्फ्यू था। वो कर्फ्यू जिसकी तारीख 5 अगस्त 2019 को लिखी गई, और 5 अगस्त 2019 की तारीख पर यहाँ के कुछ सियासतदान कल परसों पिछले दिनों बता रहे थे कि 5 अगस्त को वो मुजाहरा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। बीजेपी बता रही थी हम जश्न मनाएंगे। तो इस सारे के बीच में सरकार को भी लगा कि कहीं न कहीं मुजाहरे हो जाएंगे, हालात कहीं ख़राब हो जाएंगे। सरकार ने यही कल अपने उस स्टेटमेंट में लिखा, और इन्हीं हालात को देखते हुए को आज कर्फ्यू रहा ये, और कल भी रहेगा। ये सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन इस कर्फ्यू के साथ साथ बड़ी उथल पुथल, सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताएं, मेरे साथ बैठे हुए मीर हिलाल हांजूरी बड़ी नज़र रखते हैं सियासत पर, हर मामले पर। और आज इन्होंने रियासत के साबिक़ा वज़ीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला के फर्जंद, या यूँ कहें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। उमर अब्दुल्ला को हम आपको दिखाएंगे। हालात वाक़ात पर उमर अब्दुल्ला की पूरी नज़र है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें बड़े कंट्रावर्सी में भी आए थे। लेकिन हिलाल से मैं जानना चाहूँगा, हिलाल, आपने उमर अब्दुल्ला से किया, अभी पहचाना भी नहीं जा रहा था क्योंकि बीच में दाढ़ी आ गई थी, आप दाढ़ी भी नहीं है जब आप उनको दिख रहे थे, तो क्या बॉडी लैंग्वेज थी उमर अब्दुल्ला की? देखिए, बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो साल 2019 में उमर अब्दुल्ला को हुआ करती थी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टेटस जम्मू कश्मीर से चला गया है तो उसके सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो हुआ है वो रूलिंग पार्टीज़ को हुआ है, जो यहाँ पर राज करती आई है, चाहे उसमें पीडीपी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, या कोई और जमात थी। क्योंकि इक़्तिदार संभालते थे यही दो, क्योंकि यही अगर कोई अल्टरनेट मिलता तो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आता था या तो पीडीपी था, और कभी कभार कांग्रेस की बारी आती थी। लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी वो नहीं थी जो हुआ करती थी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जब वो की नज़रबंदी हटा दी गई, उसके बाद की सूरत हाल से लगभग आज उनकी शक्ल, सूरत और बॉडी लैंग्वेज कुछ बिल्कुल दूजी थी। ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो किसी टेलीविजन चैनल को उमर अब्दुल्ला ने दिया है, गुलिस्तान टेलीविजन को दिया है। अपने नाज़रीन को बताएं, उमर अब्दुल्ला हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। चलिए, ये उमर अब्दुल्ला हैं। थोड़ा सा आपने देखा होगा, कभी लंबी दाढ़ी हुआ करती थी और पहचाने नहीं जाते थे। आज उमर अब्दुल्ला शेव्ड है और हालात की अक्कासी साफ तौर पर दिख रही है। हम ज़रा दिखाएं कि उमर अब्दुल्ला क्या बता रहे हैं। मीर हिलाल हांजूरी ने सवाल उनसे पूछा, जवाब क्या मिला? सवाल साफ जाहिर है, सवाल पहला यही होगा कि क्या है हालात, और 5 अगस्त की जो तारीख बनी उस पर आपकी क्या राय है, ज़रा वही देखते हैं क्या है। उमर साहब की नज़र में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है या कोई ऐसी यकीन या कोई उम्मीद बची है जिससे आपको लग रहा है कि कोई अंडू का ऑप्शन है उस 5 अगस्त के फैसले का? देखिए, अंडू का ऑप्शन हमें नज़र आया अदालत के रास्ते। हम लोगों को ये धोखा नहीं देना चाहते हैं कि हुकूमत के ज़रिए, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए इसका अंडू किया जा सकता है, क्योंकि मरकज़ के तरफ से मुझे पिछले साल 5 अगस्त और इस साल 4 अगस्त के दरमियान कोई ऐसा इशारा देखने को नहीं मिला जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ जी, वो अंडू करने पे बात करने के लिए राज़ी हैं। और इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि सबसे बेहतर रास्ता अगर है इंसाफ हासिल करने के लिए और पिछले साल 5 अगस्त के फ़ैसले को अंडू करने के लिए, उसको वापस करवाने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है नहीं। और अल्लाह करे कि कोई ऐसी हुकूमत यहाँ पे बने जो कि इस रियासत को एक सही डोमिसाइल लॉ दें। देखिए ना, कुछ चीज़ों का इलाज हमारे हाथ में होगा। इसलिए जब मैं स्टेटहुड और यूटी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी कुर्सी की बात नहीं करता हूँ।
اگر جموں کشمیر اپنے آپ میں ایک ریاست ہوگی, اس ریاست کو یہ اختیارات ہوگا کہ وہ اپنا ڈومیسائل لا خود بنائیں, پھر ہمیں مرکز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پھر ہم ان کا جو نیا ڈومیسائل لا ہے اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیں گے اور ایک صحیح ڈومیسائل لا اس ریاست کے لیے بنائیں گے جس قانون کے تحت ہم اس سازش کو جو ہے روک پائیں گے. آپ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے نہیں نا, آپ کہتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے نا. اس سے زیادہ کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ ہم 5 اگست 2019 کو نہیں مانتے, ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارے ساتھ, اس ریاست کے ساتھ, اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے اور ہم اس فیصلے کے خلاف آخری دم تک لڑتے رہیں گے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے اس کا جو ہے اس کا انصاف ملے گا. اس سے زیادہ کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے نا کہ ہم نہیں مانتے ہیں. چلیے بہت شکریہ. یہ عمر عبداللہ تھے, اور عمر عبداللہ کا اللہ کرے کوئی ایسی حکومت یہاں بنے جو ڈومیسائل لا بنائے, یعنی سرکار بنانے کا کہیں نہ کہیں پروگرام ہے. کیا عمر عبداللہ کو سرکار بنانے کا پروگرام ہے؟ اور ایک سوال کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ ود ان دی انڈین کانسٹیٹیوشن آپ باضابطہ طور پر پروویژن ہے کہ آپ ایکسیشن یا ایکسیشن ریلیٹڈ معاملات پہ چھیڑخانی نہیں کر سکتے ہیں, تو اگر یہ سرکار میں آ جاتے ہیں تو کیا یہ اس کے ساتھ وہاں قانون نہیں بنا ہوگا کہ چھیڑخانی؟ کیا آپ نے یہ سوال ان سے پوچھا؟ دیکھیے یہ میں نے بالکل براہ راست ان سے یہ سوال پوچھا, اور یہ تھا اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے, کیونکہ ریسنٹلی جو عمر عبداللہ کا ایک بیان آیا تھا ایک قومی روزنامے میں, انہوں نے دیا تھا کہ جب تک وہ یونین ٹیریٹری میں ہے تب تک کوئی الیکشن نہیں لڑیں گے. اور میرا سوال اسی کانٹیکس میں تھا کہ اگر کل وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جاتا ہے, تو پھر کیا عمر عبداللہ صاحب یہ چناؤ لڑیں گے؟ حالانکہ ڈائریکٹلی انہوں نے اس پر ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا, بلکہ اتنا بولا کہ اس میں اگر مگر ہے تو ابھی کورٹ پہ بھی ہمیں بھروسہ ہے, لیکن کوئی ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب نہیں دیا. لیکن اسی کے ساتھ ان کا یہ جواب تھا کہ اگر جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ ملتا ہے, اور اس کے بعد جو کہ ہمارے ناظرین نے خود بھی سنا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر کوئی حکومت بنتی ہے تو انہیں اختیار ہوگا کہ وہ ڈومیسائل لا خود بنا سکتے ہیں, اور جو موجود ہے ایگزسٹنگ جو ڈومیسائل لا ہے اس کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں. تو یہاں سے اشارہ مل سکتا ہے کہ شاید جو عمر عبداللہ جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کے حق میں ہیں, کیونکہ اشارہ مل رہا ہے یہاں سے. لیکن براہ راست انہوں نے اس سوال کا جواب ایسے نہیں دیا. لیکن وقت یہ طے کرے گا کہ کیا وہ واقعی الیکٹورل پالیٹکس میں پھر حصہ لیں گے, اور کیا نیشنل کانفرنس یا عمر عبداللہ صاحب خود یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ, کیا ان کی قیادت میں جو ان کی جماعت ہے, کیا وہ جموں کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ کے اندر پھر الیکشن لڑیں گے؟ یہ آنے والے وقت میں جو ہے اس کا جواب ضرور مل سکتا ہے. لیکن یہاں پر آثار اور اشارے یہ مل رہے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسا کہ پہلے جو میں نے سوال ان سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی آپشن بچا ہے یا کوئی امید بچی ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیموکریٹکلی آپ اس کو پلیڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جموں کشمیر میں اس فیصلے کا کوئی انڈو ہو سکتا ہے, واپس اس کو لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف کورٹ کے اختیار میں ہے, صرف ہمیں کورٹ پہ بھروسہ ہے, اور جو موجودہ سرکار ہے ان پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. ادروائز جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے, اور اس سے زیادہ کچھ جو ہونا تھا اس سے پہلے سے ہی گورنمنٹ آف انڈیا اویئر تھی, اور اس کے لیے انہوں نے باقی جو چارہ جوئی کرنی تھی. چلیے مزیدار کہانی ہے, مزیدار بات ہے. یہ کورٹ میں تاریخ پہ تاریخ لگتی جائے گی, سرکار بنتی جائے گی, اور پھر کوئی اللہ کرے ایسی کوئی حکومت آئے. بکر عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے جو ڈومیسائل لا کو چینج کرے. یوں تو پھر وہ ڈومیسائل لا بنانے والے باضابطہ طور میں اس میں گنجائش بھی نہیں رکھیں گے کسی امینڈمنٹ کی, کسی چینج کی. وہ دیکھا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. عمر عبداللہ کے ساتھ میرے ساتھی میر ہلال ہنجوری کا یہ خاص انٹرویو کل رات 10 بجے دیکھنا نہ بھولیے. پورا آدھے گھنٹے کا انٹرویو. اس آدھے گھنٹے کا دوران ہر پہلو کو میرے ساتھی میر ہلال ہنجوری نے کھنگالنے کی کوشش کی ہے. ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, اور ہمارے ہاں کس طرح کی سیاست پنپ رہی ہے, یہ کل رات 9:30 بجے دیکھیے گا. ایک ایکسکلوزیو انٹرویو ہے. اور پہلے جی 10 بجے کل رات 10 بجے بالکل کل رات 9:30 بجے اب تک ہوگا, اور اب تک کے فوراً بعد ہم آپ کو کل عمر عبداللہ کے ساتھ ہی براہ راست ملاقات اس کی جو فاروق میر ہلال ہنجوری کی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. لیکن فی الحال آپ کو ناظرین دوسرے معاملات پہ چلاتے جائیں. جموں کشمیر کے لیے آج خوشی کا دن ہے. IAS کے لیے آج 12 بچے جو ہیں وہ جموں کشمیر کے کامیاب ہوئے ہیں, اور ان 12 بچوں میں سے خوشی کی بات
ये भी है कि जम्मू कश्मीर से भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं। आज जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें अभय पंकज है, ये 38वां सीरियल नंबर है, इसका रैंकिंग है। सनी गुप्ता है 148 है, पुरोहित गुप्ता है 240 की रैंकिंग है। माजिद इकबाल 638 पे है, असरार अहमद किचलू 248 रैंकिंग है, और आसिफ यूसुफ 328 पे है। नादिया बेग 350 पे है। आफ्ताब रसूल 412 पे हैं। सब्जार अहमद 628 रैंकिंग है। सईद जुनैद आदिल जो हैं इनकी रैंकिंग 822, और जिस तरह मैंने बताया कि माजिद इकबाल, रईस हसन और मोहम्मद नवाज़, रईस हसन की 747 रैंकिंग है और मोहम्मद नवाज़ की 748 है। यानी ये हमारे फ्यूचर है, हमारे IAS से। और इनमें से 2 नादिया बेग और आफ्ताब रसूल ये कुपवाड़ा ज़िले के त्रागाम तहसील के रहने वाले। आपके टेलीविज़न पर ये है आफ्ताब रसूल, ये त्रागाम के मेन टाउन का रहने वाला है। और साफ जाहिर है जिस तरह इसकी फैमिली में, घर में, सब लोगों में आज जिस तरह खुशी का इजहार किया जा रहा होगा वो काबिल तारीफ है। हिलाल, देखिए सनम जी, इसमें कोई शक नहीं, जिन 12 नाम जो आपने यहाँ पर गिने हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस चीज़ के लिए, तालीम और अचीवमेंट्स के लिए जम्मू कश्मीर की सरजमीन काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी ज़रखेज़ है। हर वक्त हमने इस धरती से, इस ज़मीन से, इस सरजमीन से हमने हर वक्त टॉपर्स भी दिए हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। ये सिर्फ KS और IAS की बात नहीं है, बल्कि हर किसी एग्ज़ाम में यहाँ के लोगों ने अच्छा किया है और जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन किया। लेकिन इस सब के लिए अगर आप इससे बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। हालात, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकली हर लिहाज से अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है जम्मू कश्मीर को हासिल होंगे। चलिए, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर अभी आफ्ताब रसूल हैं, ये वालिद, फैमिली पूरी, और पूरा इलाका खुश, त्रागाम का इलाका कुपवाड़ा से करीब 8 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे आफ्ताब रसूल ने हमारे साथी से बात की, शमीम अहमद कुपवाड़ा में हमारे साथी, उनसे बात की, खुशी का इजहार भी किया शमीम। और साफ जाहिर है ये कुपवाड़ा के चौथे मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले शाह फैसल टॉप कर चुके हैं, रुवैदा सलाम है, रईस मोहिद्दीन है, और रईस मोहिद्दीन के बाद आज जो 2 लोग आए हैं उनमें एक आफ्ताब रसूल और दूसरा नादिया बेग है। आफ्ताब रसूल से हम बातचीत दिखाएंगे आपको। नादिया बेग जो है ये पंजुआ का इलाका है, त्रागाम से 6 किलोमीटर आगे, कुपवाड़ा के त्रागाम से 6 किलोमीटर के आगे पर दूर है थोड़ा सा वहाँ से। और यहाँ से नादिया बेग जो है वो भी IAS में अब की बार 350वें रैंक लेके क्वालिफाई कर चुकी हैं। हमारा जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को रोशन करने के हवाले से नाम दराज करा चुकी हैं। और ब्यूटीफुल अच्छी बात ये भी है कि नादिया रसूल कुपवाड़ा के सरकारी स्कूल से पढ़ी है, मैट्रिक तक वहीं से पढ़ा है। उसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन हासिल की है, और उसके दोनों वालिद जो हैं वो टीचर हैं प्रोफेशन से। और जिस तरह आफ्ताब रसूल के वालिद जो हमें मालूम हुआ कि वो पुलिस के रिटायर आ चुके हैं, और नादिया की 2 बहनें जो हैं वो MBBS कर रही हैं, उसके भाई ने BBA किया हुआ है। और नादिया ने आज हमारे साथी से जब बात की वहाँ पे, तो उसने सारा क्रेडिट अपने भाई को दिया, जो उसके लिए हमेशा से एक कंट्रीब्यूटर रहा है। और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट होने के साथ साथ उसने जामिया मिलिया की जो फैकल्टी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा किया और क्रेडिट उनको उसने ज़रूर दिया। आप एक साउंड बाइट हम सुनाना चाहेंगे। पहले मेरे साथी जो वहाँ पे हैं उन्होंने इससे बात की है, ये हमारे साथी शमीम अहमद, इन्होंने इससे बात की। हम दोनों की साउंड बाइट आपको सुनाते हैं, उनके वालिदैन क्या कहते हैं, किस तरह के इज़हार करे दिखती है। मेरा नाम नादिया बेग है। मैंने UPSC CSE 2019 में ऑल इंडिया रैंक 350 हासिल किया है। और ये जर्नी जो रही है बहुत ही एक डॉन्टिंग जर्नी रही है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। 2018 में मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर पाई, 2019 में मुझे ये रैंक मिला है। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से ये सक्सेस मुझे मिला है। इसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरी सक्सेस से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप किसी गोल पे फोकस करते हैं और आप मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। UPSC के लिए जाना ये मेरा आई थिंक बहुत पहले का सपना था, और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आई फील वेरी हैप्पी फॉर दिस। नादिया बेग, ये बाइट आपने सुना, 23 साल नादिया बेग। खुशी का इजहार है, पूरे कुपवाड़ा में जश्न मनाया जा रहा है और लोगों के लिए खुशी का मुकाम है। वहाँ से पढ़ के निकली है और वहाँ के सरकारी स्कूल से इसने मैट्रिक किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सरकारी स्कूल भी कहीं ना कहीं अपना रोल जो है। लेकिन हिलाल को जाना है, इसके लिए न्यूज़ बुलेटिन तैयार हो रहे हैं, न्यूज़ बुलेटिन के लिए जा रहे हैं। मुझे हिलाल ने, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आप जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। लेकिन इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सरजमीन है काफ़ी फर्टाइल है इस हवाले से, और जैसे कि नादिया ने भी अलग अलग लोगों को इसका क्रेडिट दिया है, क्योंकि ये काम जो है कलेक्टिव काम होता है। जब आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उसमें सिर्फ एक इंसान का क्रेडिट नहीं होता, बल्कि इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बाकी दोस्त अहबाब होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आप एक अचीवमेंट जो है हासिल करते हैं। तो इसलिए ये दूसरों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप कोई भी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक दूसरे की सहायता लीजिए, मदद कीजिए। ताकि चलिए हिलाल, बहुत शुक्रिया हिलाल, आप जाइए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। और साउंड बाइट पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने आफ्ताब रसूल, उनका वालिदैन या उनके लोग या दूसरे लोग क्या कहते हैं, ज़रा उनका भी सुन लेते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये कैसा महसूस कर रहे हैं। और इनके घर में जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी रौनक है, खुशी का माहौल है। तो अब इनसे हम मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कैसे फील कर रहे हैं। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, आपको जब आप सवेरे नींद से उठे तो आपके जहन में आया होगा कि आज मेरा रिजल्ट होने वाला है, आने वाला है, तो आप जी पिछले एक हफ्ते से वेट कर रहे हैं जी 30 तारीख को ख़त्म हुए थे इंटरव्यू, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक हफ्ता में आ जाएगा रिजल्ट। जी, तो आप अपनी जगह मुतमिन थे। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है, सो यू नेवर नो, जो फर्स्ट रैंक भी होगा उसको भी पता नहीं होगा, सो यू आर नॉट श्योर अबाउट कि क्या होगा। तो आप हमें थोड़ी सी अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। तो आज माशाल्लाह आप खुश हैं क्योंकि आपका सफ़र जो है तय हुआ है, बड़ी बखूबी आपने अंजाम दिया है, तो क्या कहेंगे थोड़ा। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने नवोदय से स्टार्ट किया था, नवोदय विद्यालय कुपवारा से। तो वहाँ मैंने 9th तक पढ़ा था। उसके बाद मेरा 11th और 12th अलीगढ़ में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और मेरी ग्रेजुएशन मास्टर्स और एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरा पीएचडी भी चल रहा था साइड बाय साइड। तो उसके बावजूद 2017 से मैंने तैयारी शुरू की थी यूपीएससी की। पहले से ही सोचा था कि यूपीएससी दे देंगे, लेकिन एकेडमिक टेस्ट ध्यान दिया क्योंकि उस पर भी फोकस रखना चाहिए था। उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, बट शुक्र है अल्लाह का। तो आप खुश हैं आप। अच्छा, आपके घर में अभी जश्न हो रहा है, माहौल ठीक ठाक है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी उन लोगों को जो इस वक्त जो है स्टडी कर रहे हैं इस हवाले से। मेरी यही मैसेज है कि आप इससे डरो मत। पहली बात, दिस नथिंग टू फेयर अबाउट, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, आराम से दो, टेंशन फ्री रहो, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करो, बाकी टाइम सेटिस्फाइड रखें। और सिर्फ इसको ही एक बहुत बड़ी चीज़ मत बना लो। ये बड़ी चीज़ है, बट इसको एज ए पार्ट ऑफ लाइफ ले लो, लाइफ को एंजॉय करो साथ साथ, तभी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलिए, ये आफ्ताब रसूल, और आफ्ताब रसूल ने हमारे साथी कुपवाड़ा में शमीम अहमद से बात की, खुशी का इजहार किया, और साफ ज़ाहिर खुशी होगी, क्यों नहीं। एक प्रेस्टिजियस पोस्टिंग इन्हें मुकाम हासिल हुआ, और इस मुकाम के लिए बहुत से लोग मेहनत करते हैं, कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का दिन है। 1 दर्जन के करीब यहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना नाम और मुकाम बनाया, और ये साबित किया है कि ये ज़रख़ेज़ मिट्टी है, ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ से बड़े बड़े लोग, शायर, आलिम, और उसके साथ साथ बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हुए हैं, साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। और कुपवाड़ा की सरजमीन का त्रागाम अपनी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, पहले से ही मशहूर है। और उसके साथ ये पुंजू का इलाका बिल्कुल उसके पास में ही पड़ता है, और वहाँ की नादिया ने भी जो है नाम रोशन किया अपने वालिदैन का, अपने अहबाब का, अपने दोस्तों का। लेकिन नाजरीन, हम वहाँ पे हमने वालदा जो होती है, माँ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा, माँ जो जन्नत के उसके कदमों के नीचे तो होती ही होती है, लेकिन खुशी का सबसे ज़्यादा एहसास जो होता है वालदे बच्चों की कामयाबी पर, वो वालिदैन को होता है, और माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए हमने आज माँ से भी बात की, तो माँ का क्या रद्द अमल था, क्या कहना था माँ का, ज़रा हम आबिद से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएं कि माँ भी कितनी खुश थी और अपनी खुशी का किस तरह से इज़हार करी थी।
شکر خدایس کُن أمۍ کٔر واریاہ محنت أمِس حظ گٔے آز 14 ؤری نیبرٕ بَٹہِ ہُنٛد پٮ۪ٹھ 6مہِ پٮ۪ٹھ چھِ نیران گۄڈٕ گوٚو جیٚمہِ ییٚتہِ پوٚتشَن اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ حظ یہِ علی گڑھ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ دہلی یونیورسٹی تَتہِ پٮ۪ٹھ آے جامعہ مِلیَس یونیورسٹی أمۍ حظ کٔر واریاہ محنت شُکُر خۄدایَس کُن تہٕ آز کٔرنَس خۄدایَن برونٛٹھ چھِ ییٚمہِ گامٕچ رونق تہٕ واریاہ محنت ٲس مےٚ أمۍ کیٛازِکہِ یہِ ٲس نہٕ اَسہِ وۄمید کینٛہہ کہِ یہِ کَرِ یٖژ محنت تُہۍ کوتاہ خۄش چھُو پنٛنہِ جایہِ وٕنکٮ۪نَس أسۍ حظ چھِ واریاہ خۄش کیٛازِکہِ شُکُر خۄدایَس کُن أسۍ کَتہِ وَنو بیٚیِس زبان أسۍ کَرو شُکریہ خۄدایَس کُن أمۍ کٔر واریاہ یِژھ محنت أسۍ ٲسۍ نہٕ اَتھ لایق شُکُر خۄدایَس کُن کہِ یہِ چھِ ییٚمہِ گامٕچ رونق یہِ چھِ ییٚمہِ ڈِسٹِرٛکٕچ رونق चलिए, ये माँ तुझे सलाम तो हर वक्त हर शख्स कहता रहता है, लेकिन माँ को कितनी खुशी होती है इसका एहसास उस वक्त होता है जब कोई उसका बच्चा उसका कोई मुकाम और नाम हासिल कर पाता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जब माँ की बात आती है तो हमें इन दिनों कोविड के हालात पर भी नज़र रखनी पड़ती है। कोविड के हालात आप मालूम है आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है, आज भी पॉजिटिव केसेस की लंबी फहरिस्त आई हुई है। उस पर बाद में 9:30 बजे आपसे पूरी तरह से उस पर बात होगी। 9:30 बजे हमारा अब तक का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि शायद श्रीनगर के चास्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में पेंटाप की कमी हो चुकी है। वहाँ सभी फ्लैन जो इन्फेक्शन की दवा है वो कम हो चुकी है। डेक्सामेथासोन 6 mg की जो दवाई है उसकी कमी हो चुकी है, क्योंकि जो आज एक अनोखा मामला सामने आया दार मेडिकल डलगेट में, और वहाँ पे एक कोविड पेशेंट आया हुआ था अस्पताल से, और ये अस्पताल से आया हुआ पेशेंट पेंटाप ढूंढ रहा था, बता रहा था अस्पताल में पेंटाप नहीं है। सभी फ्लेम एक दवाई है, वो किस साल्ट की वो हमें मालूम नहीं है, वो दवाई वहाँ पे ढूंढ रहा था, और डेक्सामेथासोन ढूंढ रहा था क्योंकि उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया था कि वो लाए, लेकिन उसके पास कोई अटेंडेंट था नहीं ताकि वो दवाई ला सके। और उसके जो फैमिली के मेम्बर्स थे वो भी कहीं कर्फ्यू की वजह से बंद थे, वो आ नहीं सके थे, इसलिए उसको खुद ही जाना पड़ा था दार मेडिकेट्स की। तो ज़रा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से हम जानना चाहते थे, लेकिन साफ जाहिर है वो मीडिया से न खुद बात करती हैं न किसी को बात करने देती हैं। आज भी हमारी कोशिश नाकाम हुई, लेकिन हम हुकाम तक, अरबाब इक़दार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि श्रीनगर के चास्ट डिजीज़ हॉस्पिटल का पॉजिटिव केस जो वहाँ पे आइसोलेशन में है, ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट है, और श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके का रहने वाला है, वो दार मेडिकेट यानी 1 किलोमीटर कैसे पहुँचा था खुद वहाँ तक, ये ज़रूरी है। बिहार का वाक़ा आपको याद होगा जो यूपी में हुआ था कि वो दवाई के लिए बाहर निकला था कोविड पॉजिटिव, और फिर झाड़ियों में मरा हुआ पाया गया क्योंकि उसको ब्रेथलेस हो गई थी। तो ये हॉस्पिटलों में क्या कुछ हो रहा है ज़रा, और अगर किसी के पास कोई साहिब सराउत है तो ज़रा खुदारा चास्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में पेंटाप की दवाई पहुंचा दे, वहाँ सभी पेशेंट्स को दी जाती है, सभी फ्लैन की दवाई और डेक्सामेथासोन है। अगर किसी के पास साहिब सराउत है, शायद हमारी सरकार ने जो परसों 6 करोड़ रुपए इन अस्पतालों के लिए रिलीज़ किए थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, शायद वो खर्च हो चुके हैं, या शायद सरकार ने बताया था दिए नहीं है, शायद अंदाज़ा ऐसा भी कुछ है। वरना ये पेशेंट ये जो पेंटाप की दवाई है 10-20 रुपये का जो सिट्रोप आता है उसके लिए बाहर नहीं पहुँचते, अस्पताल के इंतज़ामिया शायद ये ख़रीदने की ताकत नहीं रखती है। लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर से अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिएगा अपना ख्याल। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाए मेरे साथ आबिद कादिर ने, हिलाल हांजूरी मेहमान थे। फिलहाल आपका शुक्रिया, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। और हाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ के रियासती गवर्नर ने आज इन बच्चों को IAS क्वालिफाई करने पे मुबारकबाद दी है, और बहुत से लोगों ने हमें मुबारकबाद भेजी है, जिनमें शेख रियाज अहमद जो अपनी पार्टी के लीडर हैं, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान ने हमें भेजा है। मीर सैफुल्ला ने, चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने, मीर सैफुल्ला ने तो बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार करते हुए बताया है कि ये उनके लिए या उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशी का मुकाम है कि उसके इलाके के बच्चे जो हैं वो IAS में कामयाब हुए हैं। और चौधरी रमज़ान जो हंदवाड़ा से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी खुशी का इज़हार करते हुए दुआ की है कि ऐसी तरह कश्मीर के नौजवान जो हैं वो कौम का नाम रोशन करते रहें। तो फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।